चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। 10वीं कक्षा के लिए आज मैथ की क्लास शुरू कर रहे हैं। कुछ बच्चों की इच्छा थी कि प्रश्न बैंक के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएं, तो उसी श्रृंखला में आज ये पहला लेसन शुरू हो रहा है। 10वीं कक्षा के बच्चे दो बातें ज़रूर याद रखें। पहली बात तो ये कि अपने दिमाग से ये निकाल दें कि परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा हर हालत में होगी, चाहे जब हो। इसलिए आपको तैयारी जारी रखना है, पढ़ाई बंद नहीं करना है। दूसरी बात ये है कि आपके पास मिनिमाइज सिलेबस है, कोर्स पहले से कम हो गया है और बोर्ड ने एक सुविधा और दे दी है, प्रश्न बैंक जारी कर दिए हैं हर विषय के। तो कम से कम आपको प्रश्न बैंक के क्वेश्चन ज़रूर तैयार करना है। मैथ की तैयारी के लिए मैं आपके साथ हूँ। आपके साथ मैं प्रयास करूँगा कि आपकी हर कठिनाई दूर हो जाए, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी। मैं चैप्टर वाइज क्लास लूँगा और जो ब्लूप्रिंट के आधार पर निर्धारित सिलेबस है और जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्न बैंक से ही सॉल्व कराऊँगा। तो गिने चुने क्वेश्चन हैं, कम क्वेश्चन हैं, उनको आप बार बार अभ्यास कीजिए और बार बार देखिए हमारे क्लास को, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं, ये चैप्टर है। इस चैप्टर से कुल 5 अंक के प्रश्न आएंगे और इसमें से 3 प्रश्न वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे, एक एक नंबर वाले। इस तरह से 3 नंबर का ये आएगा और एक लघुत्तरी प्रश्न आएगा, अति लघुत्तरी प्रश्न, जो 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से 5 नंबर बनते हैं। तो आइए, जो क्वेश्चन बैंक बोर्ड ने जारी किया है उसी से जितने सवाल दिए गए हैं उनको करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ टाइप, पहले करवा रहे हैं। 96 और 404 का SCF क्या होगा? 96 और 404 का SCF पूछ रहा है। क्वेश्चन हम सॉल्व करके बता रहे हैं ताकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। SCF निकालने की 2 विधियां हैं, एक तो गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है। तो अगर भाग विधि से आप करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 6 24, 4 9 36, 2 38। इस तरह से शेष बच जाएगा आपका 20। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? ये जो शेष फल आता है उसका भाग देते हैं भाजक में, यानी 96 में 20 का भाग देंगे तो 4 बार फिर जाएगा 20 चौक 80 और इस तरह से 16 शेष बच जाएगा। फिर क्या करेंगे? 16 का भाग 20 में देंगे तो 16 एकम 16, 4 बचेगा। फिर 16 में 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16। इस तरह से अब ये कट गया। ये जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा महत्तम समापवर्तक होता है, SCF, यानी इसका सही उत्तर होगा बी नंबर 4। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है 12 और 15 का SCF। 12 और 15 का SCF पूछ रहा है। अब जैसे ये छोटी संख्याएं हैं, इनको आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। भाग विधि से करेंगे तो 15 में 12 का भाग देंगे, 12 एकम 12, 3। अब 12 में 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12। तो ये आप लोगों ने सीखा होगा, तो इस तरह से इसको रिवाइज कर लीजिए। यानी इसका महत्तम समावर्तक होगा 3। तो इसका उत्तर सही है ए नंबर। तीसरा प्रश्न है 2 संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका LCM 8 है, तो SCF ज्ञात कीजिए।
दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 32, एलसीएम दिया है 8, एचसीएफ पूछ रहा है। तो देखिए एक सूत्र आपको याद रखना होगा, एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या अलग अलग नहीं दिया है, सीधे गुणनफल दे दिया है। इन दोनों का गुणनफल दे दिया है पहली संख्या और दूसरी संख्या का, ये 32 है। अब इसमें एलसीएम दिया है 8, तो ये 8 गुणे एचसीएफ। तो एचसीएफ जब आप निकालेंगे तो ये 8 का उधर भाग लग जाएगा, 32 में 8 का भाग देंगे तो 4 आएगा। तो इस तरह से एलसीएम या एचसीएफ में एक चीज़ दे दे और गुणनफल दे दे संख्याओं का, तो इस टाइप से पक्षांतर करके आप निकाल सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4। ए नंबर इसका सही होगा। चौथा प्रश्न है 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। 4 और 7, 4 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 1 होगा, 7 का करेंगे तो 7 गुणे 1 होगा। इसमें 1 को प्रायः बच्चे छोड़ देते हैं, 1 को नहीं छोड़ना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही उभयनिष्ठ आता है। अब इन दोनों में आप उभयनिष्ठ ढूंढेंगे तो अगर 1 नहीं लिखे रहेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 हो जाएगा। तो इस तरह की संख्याएं भी फंस जाती हैं। तो इसका उत्तर ए नंबर होगा। पांचवा है किसी पूर्णांक यम के लिए समपूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। अब देखिए इसमें जो विकल्प दिया है 2m+3, 2m+1, 2m, 2m+5। आप जानते हैं कि समपूर्णांक किसे कहते हैं, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है और शेषफल 0 आता है। ऐसी संख्या को हम 2m लिखते हैं +0, क्योंकि शेषफल इसमें 0 बचता है। तो +0 अगर हम ना लिखें तो ये सिर्फ 2m होगा। 2m प्रकार की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी सम संख्याएं होंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। छठवां प्रश्न है 5, 15, 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। 5, 15 और 20। अब देखिए 5, 15 और 20 ये 3 संख्याएं हैं, इनका हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है और फिर अनुपात निकालना है। याद तो आप कर लेंगे उत्तर, लेकिन कैसे निकलता है ये भी समझना ज़रूरी है। 5 का गुणनखंड 5 गुणे 1 ही होगा। 15 का करेंगे तो 3 गुणे 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, और इसका 2 दूनी 4 पंचे 20 ये गुणनखंड करेंगे तो आएगा। अब देखिए जब आप एचसीएफ निकालेंगे महत्तम, तो महत्तम में क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं तीनों में। तो तीनों में कॉमन क्या है, 5 है। अगर 1 के अलावा कोई संख्या कॉमन आ रही तो 1 लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक गुणनखंड में गुणनखंड के उच्चतम घात को लेते हैं। जैसे 5 इसमें है, 5 इसमें भी, 5 इसमें है, तो इसमें 1 बार आया है, इसमें भी 1 बार आया है, इसमें भी 1 बार आया है, यानी उच्चतम घात इसकी 5 की घात 1 ही मानी जाएगी। 3 देखेंगे तो इसमें 1 बार आया है, इसमें नहीं आया है, तो इसकी उच्चतम घात भी 1 चाहे लिखें चाहे ना लिखें। 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 2 बार आया है, यानी 2 की उच्चतम घात होगी 2। तो इस तरह से 5, 3 और 2 दूनी 4, 4 3 12 पंचे 60, 60 ये आपका एलसीएम हुआ और 5 एचसीएफ। अब कहता है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, यानी एलसीएम बटे एचसीएफ। तो ये 5 से काट देंगे तो 12/1 यानी 12:1, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर होगा आपका डी नंबर। तो इस तरह से ये बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए।
6 प्रश्न दिए गए हैं, इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति, इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है, ये एकदम सरल है। दूसरा है, संख्याओं 8, 9 और 25 के एचसीएफ का मान क्या होगा। 8, 9 और 25, तो देखिए 8, 9 और 25, अगर इनका हम गुणनखंड लिखें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। 1 को भी ले लीजिए, 3 त्रिकाई 9, एक कम 1 भी ले लीजिए। 25 का 5 गुणे 5 गुणे 1। अब देखिए यहाँ पर हम उभयनिष्ठ देखेंगे तो ना तो 2 उभयनिष्ठ है, ना 3 है, ना 5 है, सिर्फ 1 उभयनिष्ठ है। यानी इसका यह CF क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो इसमें खाली स्थान में 1 लिखना पड़ेगा। तो 2 ये हो गए। इसके बाद सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है, 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि A बराबर BQ धन R। अब ये विभाजन जो प्रमेयिका है, एल्गोरिथम, उससे ये प्रश्न पूछ दिया है। A और B 2 संख्याएं हैं, तो हम इसको कैसे लिखते हैं। A बड़ी संख्या है, B का भाग देंगे तो Q बार भाग जाएगा और R शेष बचेगा। इसका अर्थ यही होता है कि A में हम B का भाग देंगे तो Q बार भाग जाएगा। तो ये भाज्य हो गया, ये भाजक, ये भजनफल प्लस शेषफल, यही ना होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब इसमें देखिए जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, यानी R का मान जो है वो हमेशा B से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। भाग अगर पूरा पूरा चला गया तो 0 शेष बचेगा, अन्यथा 0 से अधिक बचेगा। और जो भाजक है उससे कम, क्योंकि भाजक के बराबर या उससे ज़्यादा अगर शेष बचेगा तो भाग एक बार और चला जाएगा। तो ये जो है ये सत्य कथन है। और एक दूसरा है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है वो अद्वितीय होता है। अभाज्य गुणनखंड अगर करें तो अद्वितीय होता है। तो ये भी सत्य कथन है। इसके बाद एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए कह रहा है, 94 और 404 का एचसीएफ। तो ये देखिए पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न था उसी में इसका उत्तर छुपा हुआ है। इसका उत्तर होगा 4। दूसरा प्रश्न है, किसी पूर्णांक p के लिए 2p+1 सम होगा या विषम। तो 2p+1 लिखा हुआ है, 2p+1, इसका मतलब 2 का भाग हम दे रहे हैं तो p बार भाग जा रहा है और शेष बच रहा है 1। तो जब भी 1 शेष बचता है 2 का भाग देने से, 2 का भाग देने से या तो शेष 0 बचेगा या 1 बचेगा। तो 0 शेष बचेगा अगर तो वो सम संख्या होगी, और अगर 1 शेष बचेगा तो विषम संख्या होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा विषम संख्या। इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न 2 नंबर वाले शुरू होते हैं। वस्तुनिष्ठ में इतने प्रश्न दिए गए हैं। अब इसमें जो 5वां प्रश्न है, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। 135 और 225 ये दो संख्याएं हैं। अब हम भाग विधि, ये जो एल्गोरिथम है यूक्लिड का, ये क्या है, भाग विधि है सीधा सीधा। देखिए आप इसको पहले भाग के रूप में लिखिए, फिर उसको जिस तरह से यूक्लिड ने ये
विभाजन एल्गोरिथम दिया है उस तरह से आप सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या का भाग देंगे। कितनी बार भाग जाएगा, एक ही बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा। शेष कितना बच गया, 90। 225 में 135 का भाग देंगे तो शेष बच जाएगा 90। अब 135 में 90 का भाग देंगे, 135 में 90 का भाग देंगे तो एक ही बार फिर जाएगा और शेष बच जाएगा 35। फिर 90 में 35 का भाग देंगे तो 35 दूना 70, ये 20 शेष आ जाएगा। फिर 35 में 20 का भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा, शेष बचेगा 15। और फिर यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ शेष 45 बचेगा। तो 45 का जब भाग देंगे तो 2 बार में ये कट जाएगा, शेष हो जाएगा 0। यहीं समाप्त हो जाएगा, यानी महत्तम समापवर्तक क्या आएगा, 45 आएगा। अब ये आपको नहीं लिखना है, ये तो रफ वर्क हो गया। अब इसको लिखना कैसे है, देखिए 225 को आप लिखेंगे 135 गुणे 1 धन 90। फिर सेकेंड राउंड क्या लिखेंगे, 135 बराबर 90 का भाग दे रहे हैं तो 90 गुणे 1 धन 45। और फिर 90 बराबर 45 गुणे 2 धन 0। अब देखिए यहाँ पर शेष 0 आ गया। तो जब शेष 0 आए तो ये जो आपका भाजक है यही आपका HCF हो जाएगा। तो आपको ये लिखना है, इतना आप लिख देंगे तो ये सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है इसी तरह का, 867 और 255 का HCF। आठ सौ सड़सठ और 255, इसका HCF निकालना है। अब देखिए उसी तरह से आप रफ में कर लीजिए। 867 में 255 का भाग देना है, कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7, 7 में 5 के 2, 0, 102 शेष बचा। अब क्या करेंगे, 255 में 102 का भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा, ये कट गया, 51 आया। अब 102 में 51 का भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा, 51 दूनी 102, ये देखिए कट गया। अब इसी को आपको लिख देना है। पहले क्या लिखेंगे, 867 बराबर 255 गुणे 3 बार भाग गया है, शेष बचा है 102। फिर क्या करेंगे, 255 में भाग दिए हैं तो 255 बराबर 102 का भाग दिए हैं, 102 गुणे 2 बार भाग गया है, शेष बचा है 51। इसके बाद 102 में भाग दिए हैं 51 का, कितनी बार भाग गया है, 2 बार भाग गया है, 51 गुणे 2, शेष बच गया 0, शेष बच गया 0। इसका मतलब ये जो भाजक है आपका यही HCF है। बिल्कुल शॉर्टकट लिखने की आदत डालिए, बहुत बड़ा काम नहीं है, ये आपका रफ वर्क हो जाएगा। इस तरह से आप लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इसको कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है
एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। देखिए, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो SCF के होते हैं। इसमें हमें ऐसी संख्या ढूंढना है जिससे दोनों विभाजित हो जाएं, बड़ी से बड़ी संख्या, जिससे कम से कम स्थान उस थाली में बर्फियाँ घेरें। तो ध्यान रखिए, ये महत्तम का सवाल है। 420 और 130, 420 और 130, 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं, यानी इन दोनों का आपको महत्तम निकालना है। तो अभी जैसा हमने बताया, 420 में 130 का भाग दीजिए तो ये 3 बार भाग जाएगा, शेष बच जाएगा 30। अब 130 में 30 का भाग देना है, 4 बार भाग जाएगा, 30 चौको 120, शेष बच जाएगा 10। फिर 30 में 10 का भाग देंगे, 10 तिहाई 30। ये आपका महत्तम निकल आया। यानी इसको आप ऐसा लिख दीजिए कि 420 बराबर होगा 130 गुणे 3 धन 30। ये आपका लिखा गया। फिर इसको लिखेंगे तो 130 बराबर 30 गुणे 4 धन 10। फिर इसको लिख दीजिए 30 बराबर 10 गुणे 3 धन 0, यानी आपका SCF आएगा 10। SCF आया 10, यानी 10 ढेरी बनानी पड़ेगी और प्रत्येक ढेरी में काजू और बादाम की बर्फियाँ कितनी कितनी होंगी। अब देखिए, 10 बड़ी से बड़ी संख्या है, जिससे ये भी कटेगी ये भी कटेगी। तो अगर काजू की बर्फियाँ निकालना है, काजू की बर्फी कितनी होगी, 420 में 10 का भाग देंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, 42। और बादाम की कितनी बर्फी होगी एक ढेरी में, 130 में 10 का भाग देंगे तो 13 आएगा, ये 0 कट जाएगा जैसे इसमें कटा है। तो 42 काजू की और 13 बादाम की बर्फियों को हम सजाएंगे तो थाली में कम से कम जगह घेरेंगे। तो ये इसको कर लीजिए। इसी तरह का एक सवाल और है, 8वां नंबर। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, उसमें सेना की टुकड़ी आगे बैंड चलेगा, पीछे सेना की टुकड़ी, जैसा भी हो। मतलब हर लाइन में बराबर सेना की संख्या हो, सैनिकों की संख्या हो, और जो बैंड वाले हैं वो भी सब में बराबर हो। तो ऐसे अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो हमको एक बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को काट दे। तो सैनिकों की संख्या कितनी है, 616, और बैंड वाले कितने हैं, 32। इसका मतलब है कि प्रश्न आपका क्या बन रहा है, 616 और 32, इन दोनों का आपको SCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो फिर वही तरीका अभी जैसा हमने बताया, 616 में आप 32 का भाग दीजिए, एक ही बार यहाँ जाएगा, पहले ये 29, 6 आ गया, 8, 9,
बार चला जाएगा, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28, ये कट गया। अब देखिए 32 में 8 का भाग देंगे, 8 चौक 32, ये 2 ही बार में निपट गया। आ रहा है समझ में ना। 616 में 32 का भाग दिए तो एक बार भाग गया पहले ये, फिर ये 6 उतारे यहाँ, फिर 9 बार भाग गया, 8 शेष बचा, फिर 32 में 8 का भाग दिए, 4 बार में कट गया। इसका मतलब SCF 8 होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको? 616 बराबर 32 गुणे 19 धन 8, 32 गुणे 19 धन 8 ये शेष बचा है। सेकेंड स्टेप में 32 के लिए हमें लिखना है 8, 8 चौक 32 धन 0। यहाँ SCF क्या आया? 8। इसका मतलब क्या हुआ? 8 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो हर पंक्ति में उतने सैनिक हो जाएंगे, और 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो उतने बैंड वाले हो जाएंगे। देखिए प्रत्येक लाइन में सैनिकों की संख्या क्या होगी? 616/8। 8 से इसको काटेंगे तो 8 सते 56, 8 सते 56, ये 77 सैनिक होंगे एक लाइन में। और बैंड वाले कितने होंगे? बैंड वाले 32 हैं टोटल, तो 8 का भाग दे देंगे, 8 चौक 32, यानी एक लाइन में 77 सैनिक वाले हो जाएंगे और उनके आगे 4 बैंड वाले हो जाएंगे। तो इस तरह से मार्च पास्ट निकलेगा। तो ये आपको करना है। इसके बाद 9वां सवाल है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो आप जानते हैं कि संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। 2 से विभाजन के नियम से जो संख्याएं 2 से कटती हैं वो सम संख्याएं हैं, जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वो विषम संख्याएं हैं। तो 2 का अगर हम किसी पूर्णांक में भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? या तो 0 आएगा, यानी उस संख्या को हम, ये 9वां प्रश्न है, अगर मान लें कि कोई संख्या a है, ये कोई भी संख्या हो सकती है a, और जो दूसरी संख्या है, क्योंकि हमें सम विषम का ज्ञान करना है तो हमें किसका भाग देना पड़ेगा? 2 का भाग देना पड़ेगा। तो दूसरी संख्या क्या मानी जाएगी? 2। तो b हमें लेना है 2। अब a में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो कितनी स्थितियां होंगी? या तो भाग चला जाएगा, शेष बचेगा 0, या ऐसी स्थिति हो सकती है कि q बार भाग जा रहा है, शेष बच जाए 1, और शेष 2 तो बचेगा नहीं, क्योंकि 2 शेष अगर बचता तो एक बार भाग और चला जाता। इसलिए जो शेष होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो 2 स्थितियां होंगी। यहाँ देखिए जो शेष होता है वो हमेशा जो भाजक होता है उससे छोटा होता है। 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, ये स्थिति होती है। तो 2 स्थितियां होंगी। तो अगर पहली स्थिति है तो संख्या सम होगी, अगर दूसरी स्थिति है तो संख्या विषम होगी। पहली स्थिति में संख्या सम होगी, दूसरी स्थिति में संख्या विषम होगी। तो ये प्रमाणित हो गया कि 2q के रूप में अगर संख्या है तो सम संख्या होगी, और 2q + 1 के रूप में है तो संख्या विषम होगी। तो बस इतना है आपको लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 10वां प्रश्न है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। एक्चुअली ये थोड़ा सा गलत है सवाल।
इसमें ये पूछ रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ क्या होना चाहिए, विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है। तो देखिए इसमें किसका भाग दे रहा है, 4 का। ये 10वां प्रश्न है। अब जैसे a कोई संख्या है और b यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, b क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। अब हम 4 का भाग देंगे तो क्या होगा, कितनी स्थितियाँ बनेंगी, या तो शेष 0 होगा, या शेष फल 1 होगा, या शेष फल 2 होगा, या शेष फल 3 होगा। कितनी स्थितियाँ बनेंगी, शेष फल 4 या 4 से अधिक नहीं होगा। शेष फल 0, 1, 2, 3 तक होगा। यानी a को हम क्या लिख सकते हैं, या तो 4q+0, यानी ये सिर्फ 4q लिखा जा सकता है। दूसरी स्थिति मान लीजिए q का ऐसा मान हो कि शेष फल 1 बचे। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, शेष फल 2 बचे। चौथी स्थिति क्या हो सकती है, शेष फल 3 बचे। तो यहाँ पर देखिए जब शेष फल 2 बचेगा या 0 बचेगा, उस स्थिति में ये संख्या 2 से कट जाएगी, यानी 4q और 4q+2 ये 2 से विभाज्य है। क्या है, ये 2 से विभाज्य है। लेकिन 4q+1, 4q+3 जब 1 शेष बचेगा या 3 शेष बचेगा तो वो संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो ये 2 से विभाज्य नहीं है, अतः ये विषम है। अगर 2 से विभाज्य नहीं है तो क्या है, ये विषम है। तो बस इतना ही आपको लिखना है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आपका हो गया। इसके बाद 11वां प्रश्न है, संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो ये अभाज्य गुणनखंड आप लोगों ने खूब किया है, ये बन जाएगा। फिर भी बता देते हैं, जैसे 140 का हमें गुणनखंड करना है तो पहले किससे काटेंगे, 2 से। 2 सत्ते कट गया, 70 आएगा। फिर 2 से 35 आएगा। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 तो लेना नहीं है, 5 लेंगे तो 5 सत्ते 35। ये तो हम 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1 भी लिख दो, लिखना ठीक है। वैसे जनरली 1 नहीं लिखा जाता क्योंकि 1 को हम अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं, लेकिन जब महत्तम निकालते हैं तो वहाँ हम 1 लेते हैं, इसलिए कि कभी कभी 1 कॉमन फंसता है। तो इसको इतना आप लिख दीजिए। 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 मानी जाती है। तो इस तरह से आप 1 को मत लिखिए यहाँ पे। तो ये हो गया। इसी तरह से 156 का अभाज्य गुणनखंड अगले प्रश्न में है। तो 156 का आप कर सकते हैं आसानी से। ये 2 से कटेगा, 2 सत्ते 2 अट्ठे, फिर 2 तिहाई 6, 2 नौ 18, 2 गुणे 2, इसमें 3 से कट जाएगा ये, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये आपका 156 का हो जाएगा। तो ये अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया, कम मेहनत में 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो ये भी हमने एक आध प्रश्न बताया पिछला, फिर से देखते हैं इसको। छः और 20, देखिए 6 है और 20 है, इनका हमें HCF और LCM दोनों निकालना है।
महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, इनका जब हम गुणनखंड करेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, पंचे 20। अब ESCF तो बहुत आसानी से निकल जाता है। कॉमन देखेंगे, देखिए 2 कॉमन है, सिर्फ 2 ही कॉमन है, इसलिए ESCF क्या हो जाएगा 2। अब LCM के लिए हमने पिछले एक सवाल में बताया था कि हर गुणनखंड में जो उसमें गुणनखंड मौजूद हैं उनकी आप उच्चतम घात ले लीजिए, कोई छूटने न पाए। जैसे 2, इसमें उच्चतम घात ये 2 बार आया है तो यहाँ आप 2 की घात 2 ले लीजिए। फिर 3 यहाँ अकेला है, इसमें है ही नहीं है तो इसको लेना है, 3 की घात 1। 5 इसमें अकेला आया है, इसमें नहीं आया है तो उच्चतम घात 5 की 1 न मानी जाएगी, तो 5 की घात हम 1 ले लेंगे। तो इस तरह से ये 4 गुणे 3 गुणे 5, तो 4 3 12 पंचे 60। तो ये LCM आपका 60 हो जाएगा, SCF आपको 2 हो जाएगा। बस इतना करना है इसमें। इसी तरह से 6, 72 और 120, 6, 72, 120, इन तीनों का SCF और LCM दोनों निकालना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसान लगेगा। ये क्या हो गया 2 गुणे 3, इसका आप कर लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। 2 दूनी 4, इसका हो जाएगा 3 2 आएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72 होता है। और 12 का क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12। अब अभी जैसे पिछले में किए हैं, SCF क्या होगा, तीनों में जो उभयनिष्ठ हों उनको आपको लिखना है। 2 ये 2 हो गया, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप 3 ले लिए, इसके अलावा और कुछ ही नहीं है। ये 2 भी तीनों में कॉमन हो गया, 3 भी हो गया। अब ऐसा कोई भी गुणनखंड नहीं है जो तीनों में कॉमन है, तो 2 तिहाई 6 ये आपका SCF हो गया। LCM कैसे निकालेंगे, हमने बताया कि हर गुणनखंड को आप पकड़िए और उसकी उच्चतम घात देख लीजिए, सभी में उसी को लिखना है। तो जैसे हमने 2 को पकड़ा तो यहाँ 2 1 बार आया, यहाँ 3 बार आया, यहाँ 2 बार आया, यहाँ सबसे अधिक बार आया है 3 बार, यानी हमें 2 की घात 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब 3 देखते हैं, 3 यहाँ 1 बार आया है, यहाँ 2 बार आया है, यहाँ 1 बार, तो सबसे अधिक बार यहाँ आया है, यानी 3 की घात 2 ये लेना पड़ेगा। बस 2 और 3 2 ही तो गुणनखंड हैं, इसके अलावा कोई गुणनखंड ही नहीं। तो अब ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 3 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिकाई 9, 9 8 72, ये आपका LCM हो गया 72, SCF हो गया 6। तो इस तरह से एक इसमें छूट गया है, ये सारी 12 नहीं है 120 है, 12 नहीं है ये 120 है, तो ये इसमें 3 2 आएंगे, 3 2 और 3 आएगा 5 आएगा, ये आएगा। तो SCF सही है, इसमें 2 कॉमन होगा और 3 कॉमन होगा। LCM में देखिए 2 की घात 3, ये सही है, 2 की घात 3, इसमें 3 बार आया है, 3 की घात 2 लेना पड़ेगा, और 5 भी आ गया है, एक ठो 5 आया है अकेला 120 में, तो इसमें 5 का भी गुणा हो जाएगा। तो 9 8 72 पंचे 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 5 7 35 1 36, 360 आएगा।
तो ये आप जल्दबाजी में इस तरह की गलतियां होती हैं। 120 लिखना था तो 12 लिख दिए तो उत्तर चेंज हो गया। तो इसको अभ्यास आप कर लीजिए, ये भी बहुत ईजी है। इसके बाद एक और इसी तरह का प्रश्न है, 12, 15, 21 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये 15वां क्वेश्चन है, 12, 15, 21। 12, 15, 21। 12 को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 3 गुणे 5 15 का हो जाएगा। 21 का 3 सत 21 होता है। ये जब अभ्यास करेंगे तो सब याद हो जाएगा। अब एचसीएफ क्या होगा इसका, 2 नहीं है कॉमन, 3 है, 5 नहीं है, 7 भी नहीं है, तो एचसीएफ इसका 3 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, 2 देख लीजिए अधिक बार किस में आया है, इसमें 2 बार आया है, 2 की घात 2 ले लीजिए, 2 बार आया है। तो 3 यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, तो हमको 3 एक ही बार लेना है। और 5 यहाँ 1 बार आया है तो इसको लेना है। 7 1 बार आया है, इसको भी लेना है। अब इनका गुणा करेंगे, 4, 3, 5, 7, ये गुणनफल आ जाएगा आपका 420 आ जाएगा। 420 बढ़िया अंक आया है। ये आपका एलसीएम हो गया 12, 15, 21 का। एक और अच्छा प्रश्न इसमें दिया है, सोलहवां प्रश्न। इसमें 306 और 657 का एचसीएफ दिया है 9 और एलसीएम दिया है 306। 306, 657, 9 है और एलसीएम 306, 657 ज्ञात करना है। एचसीएफ दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। हमने एक सूत्र बताया था, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ हम संकेत के रूप में लिख रहे हैं, ये पहली संख्या हो गई और ये हो गई दूसरी संख्या। तो एलसीएम हमको नहीं मालूम, एचसीएफ मालूम है 9। पहली संख्या कितनी है, 306 और दूसरी संख्या कितनी है, 657। तो देखिए एलसीएम हमको निकालना है। यहाँ हम पक्षांतर कर देंगे, 306 गुणे 657 बटे 9 हो जाएगा। ये एक बड़ी संख्या मिलेगी। इनका गुणा करके आप 9 का भाग देंगे या 9 से काट देंगे। 9 से ये कट जाएगा, 9 एकम 9 त्रिक 27, 9 चौको 36 और 34 और 657 का गुणा करेंगे तो ये एक बड़ी संख्या आएगी, 22,338। ये तो इसका अभ्यास आप कर लेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हमेशा पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसको संकेत में हमने लिख दिया है। और 2 प्रश्न और बहुत सरल बचे हैं। कभी कभी तार्किक प्रश्न इस तरह के आते हैं तो इनको बता देते हैं 2 मिनट में। 17वां प्रश्न है, 4 पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। कहता है कि 4 की घात n एक संख्या है जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है यानी प्राकृतिक संख्या है। क्या n का ऐसा कोई मान है जिसके लिए इस संख्या का मान ऐसा आए जिसके इकाई में 0 हो, इकाई में 0। तो इसमें बताया गया था पहले कि इकाई में अगर 0 हो तो उसका गुणनखंड 2 और 5 जरूर होगा, यानी उसके गुणनखंड में 2 और 5
जरूर आएगा, क्योंकि उसमें 10 शामिल है। 10 तब बनता है 2 पंचे 10, यानी किसी संख्या के इकाई में अगर शून्य है तो निश्चित मानिए कि उसमें 2 और 5 होगा। अब यहाँ देखिए 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 4 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2। क्या इसमें 5 आया? नहीं आया। तो यहाँ सीधे लिख देंगे कि 4 के गुणनखंड में 4 के गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः इकाई में शून्य नहीं आएगा। इकाई में शून्य नहीं आएगा। बिल्कुल शॉर्ट में आप आंसर दे सकते हैं। देखिए 4 को हमने 2 गुणे 2 लिख दिया घातेयन। अब 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2 है, तो 4 के गुणनखंड में 5 नहीं आया है। 5 नहीं आया है तो इकाई में शून्य आ ही नहीं सकता। तो इसको ऐसे कर दीजिए। इसमें बहुत भाषण लिखा है, हमने शॉर्ट में इसको बता दिया है। 18वां एक प्रश्न है। अठारहवां में लिखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, और एक संख्या और है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 लिखा है। ऐसा बताइए कि ये भाज्य है कि अभाज्य है। तो देखिए इसको अगर हम देखते हैं, ये इतनी संख्याएं गुणा से जुड़ी हुई हैं, ये अलग है। ये तीनों गुणा से जुड़ी हैं और ये अलग है। तो इसको हम अगर कॉमन के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 7 गुणे 11 धन 1। 7 गुणे 11, 13 इसमें कॉमन ले लिए, धन इसमें 13 कॉमन ले लेंगे तो उसकी जगह 1 बचेगा। 13 कॉमन ले लेंगे, 13 में जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं ना, तो 13 में 13 का भाग दोगे तो 1 बचेगा। तो 13 की जगह क्या आ जाएगा? 1। अब ये 13 गुणे 11 7 77 1 78 हो गया। तो 13 एक अभाज्य संख्या है, यानी इसमें एक और स्वयं के अलावा भी गुणनखंड है। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? वह संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हों, एक और स्वयं, यानी एक से कटे और स्वयं से कटे। तो ये एक और स्वयं के अलावा ये 13 से भी कट रही है, 78 से कटेगी। 78 के गुणनखंड करेंगे तो और कई संख्याओं से कटेगी, 2 से भी कटेगी ये। तो इसका मतलब है कि ये भाज्य होगी। तो ये निश्चित रूप से एक भाज्य संख्या होगी। इसी तरह से इसमें देखिए, इसमें ये 5 कॉमन हैं, तो इसमें अगर हम 5 कॉमन ले लें तो बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और धन 5 की जगह क्या हो जाएगा? 1। 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो 5 की जगह क्या आएगा? 1। अब इसको सरल करेंगे तो ये सरल करके रखा है, ये गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो ये आएगा 1009। 5 गुणे 1009, यानी इससे जो संख्या हमको मिलेगी वो 5 से कटेगी, 1 के अलावा 5 से कटेगी, और जो संख्या का मान होगा स्वयं से तो कटेगी ही। तो शर्त क्या है कि 1 और स्वयं के अलावा अगर किसी से भी कटती है तो वो संख्या भाज्य मानी जाएगी। तो यहाँ आप लिख देंगे कि 1 और स्वयं के अतिरिक्त ये 5 से कट रही है, 1009 से भी कट रही है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। तो बस इतना लिखना है। तो इतने प्रश्न इसमें दिए हैं, इनको आप बार बार अभ्यास करिए।
और बार बार मेरा ये लेसन देखिए, 2-4 बार देखेंगे तो आपका ये चैप्टर एकदम से तैयार हो जाएगा। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम इसी तरह से लेंगे और आप हमारे साथ बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, लगे रहने की ज़रूरत है और हम आपके साथ हैं। आप हमारा इस तरह से वीडियो देखते रहें। तो अगले लेसन में फिर मिलते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।